मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे औरंगाबाद के झरोकों में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बिल्कुल जी हाँ, आईना इसे कह लो, शख्सियत का मेरे तुम आजिज़ी के पहलू में सादगी भी रखते हैं। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा कमर शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। इस कम उम्र में काफ़ी वीडियो बनाए हैं आपने जी माशाल्लाह, और शुक्रिया। तरक्की दे अल्लाह आपको। आमीन आमीन। मेरा आपसे सवाल है कि एक स्लम एरिया और उस एरिया में आपने उन बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और एक स्कूल क़याम की, इसके बारे में आपकी क्या राय थी और क्या सोच से आपने इस चीज़ की शुरुआत की? ये स्कूल मैंने शुरू नहीं किया, जी जी सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी ने शुरू किया ये। जी आप वाकिफ होंगे, जी बिल्कुल औरंगाबाद सिल्क मिल्स वर्ल्ड फेम है, बिल्कुल। पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के जो पार्चाजात हैं, पार्चाजात हैं, ये सब मशहूर हैं। और ये लोग, इनके पास जो कारखाना चलता था यहाँ पर, तो उनके बच्चे और मज़दूरों के बच्चे कारखाने में तालीम पाते थे। तो 2 क्लासेस थी और वहाँ पर नूरुल हसन साहब पढ़ाते थे माशाल्लाह, और एक टीचर थे, 2 टीचर्स थे इस तरह। तो कुछ 15-17 बच्चे थे। तो जब बच्चे दूसरी तक आए पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद मालिकान ने ये सोचा कि बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल में भेजना चाहिए। तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की तैयारी की। तो उसमें जो मज़दूरों के बच्चे थे, मज़दूरों के बच्चों को सवारी का इंतज़ाम नहीं था, मालिकान के बच्चे तो कार में चले जा सकते थे। तो मज़दूरों के बच्चे, अब्दुल हमीद साहब सिल्क मिल के मालिकान में से एक मालिक थे। तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे तो कार में जाएंगे, आपके पास गाड़ियां हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। और बच्चे रोने लगे। तो बहुत असर हुआ। उन्होंने ये किया कि नहीं, हमको यहीं स्कूल खोलना चाहिए। जी। तो उन्होंने अपने बड़े फर्जंद को बुलाकर कहा कि हमको स्कूल खोलना है और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उस सोसाइटी का नाम उन्होंने रखा औरंगाबाद सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी। उनमें उनके उस काम में उनके और 2 भाई भी शामिल थे और एक बिजनेस पार्टनर भी थे। चारों ने ये तय किया और स्कूल की छोटी सी बिल्डिंग बनाई, कमरे छोटे से, और वहाँ पर फिर स्कूल शुरू किया उन्होंने। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ कोई एजुकेशन था। और फिर उनके मज़दूरों में नॉन मुस्लिम्स भी थे, तो उन्होंने मराठी मीडियम भी खोला है। तो मराठी और उर्दू दोनों मीडियम जो है साइड बाय साइड पैरेलल चलते रहे, और रफ्ता रफ्ता जो है बिल्डिंग भी बढ़ती गई और इजाफा भी होता गया। ये बात 1962 की है। 1962। और आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल मिडिल सेक्शन तक आया और उसके बाद हाई स्कूल सेक्शन बनना था। तो उस वक्त हाई स्कूल सेक्शन के लिए कोई हेडमास्टर जो काबिल हेडमास्टर नहीं था, जिसके लिए बीएड ज़रूरी है। तो उस वक्त
वली मोहम्मद खान साहब यहाँ की मानी हुई शख्सियत, जी तो उनको, वो रिटायर्ड हेड मास्टर थे जी गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल हाँ, उनकी खिदमत हासिल की गई और उनको यहाँ पर हेड मास्टर बनाया गया। माशाल्लाह और उन्हीं के दौर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जी 1970 में। 1970 उस वक्त एक वो हेड मास्टर थे और एक मैं थी जी जो बीएड थे, माशाल्लाह और उन्हीं के समझिए सरपरस्ती में स्कूल चलता रहा, रहनुमाई में स्कूल चलता रहा। या अल्लाह को क्या मंजूर था पता नहीं कि उनका 1.5 साल के बाद ही इंतकाल हो। उसके बाद स्कूल में कोई भी ट्रेन टीचर नहीं था, अच्छा तो मुझे ये मुश्किलात का जिम्मेदारी सामना। दी गई कि मैं HMC संभालूं। माशाल्लाह तो मेरी ये समझिए कि खुशकिस्मती रही जी कि मैंने उनके सरपरस्ती में काम किया और नक्श बहुत कदम पे कुछ चले मैंने बिल्कुल। सीखा है उनसे। जी वो यहाँ के बड़ी मानी हुई नामवर शख्सियत थी औरंगाबाद की, जी। और बहुत डिसिप्लिन इंसान थे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस जी तीनों पर उबूर था उनको। माशाल्लाह तो मैंने उनके सरपरस्ती में काम किया और फिर HMC संभाली। तो उस वक्त मैं सिर्फ अकेली लेडी टीचर थी जी और पूरे जेंट्स थे अच्छा और सब जो सीनियर्स थे। जी पर इस चीज में भी आपको कुछ मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना पड़ा होगा क्योंकि बहुत आप अकेली लेडीज थी आपने कहा बहुत जी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उस वक्त जिस तरह की उम्र सोच में लोगों थी की। जी उस लिहाज से भी, और जो टीचर्स थे वो सीनियर्स भी थे, जी तो बहुत जब्त सब्र से काम भी लेना पड़ा। जी और बाज़ वक्त जो है थोड़ा तलखी भी जी आ गई, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने साथ दिया। और औरंगाबाद सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी के तमाम हजरात ने मेरा साथ दिया माशाल्लाह और समझिए तरक्की होती गई स्कूल को भी। बिल्कुल और उसके बच्चे मजदूरों के थे जी मेजॉरिटी, बिल्कुल सिल्क मिल के थे, जी। सिल्क मिल मालिकान के, अच्छा हाँ हाँ यानी बहुत हायर लेवल और बिल्कुल बहुत पसमानदा। जी और दरई मजदूरों के बच्चे थे। अच्छा यहाँ अतराफ में सब खेत वगैरह थे, जी बिल्कुल तो उनके बच्चे थे। हम्म, तो उन बच्चों के साथ बड़ी नरमी से पेश आना पड़ता था। खाना खाकर नहीं आते थे अच्छा तो होमवर्क क्यों नहीं लाए, तो फिर उसके लिए हम्म, प्रोवाइड की जाती थी किताबें, कापियाँ, वो सब। बहरहाल बहुत ज़्यादा मदद सोसाइटी की रही बिल्कुल और टीचर्स का भी बहुत हाथ रहा उसमें। माशाल्लाह स्कूल को तरक्की देने में बहुत डिवोशन से काम करते थे टीचर्स, जज्बे से काम करते थे माशाल्लाह। तो तो आपने जिस तरह से काम किया है मैं जानती हूँ कि कुछ वक्फा गुजरा उसके बाद में आपने वो स्कूल ज्वाइन किया उसके बाद में आपने वो स्कूल में काम करना शुरू किया मगर जो तालीम बच्चों को देनी चाहिए आजकल क्या होता है कि उस दौर में बहुत बेहतरीन तालीम थी जिस तरह से बच्चों को तराशा जाता था जिस तरह से बच्चों के साथ में बात की जाती थी आजकल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चों की उम्र नहीं है बच्चों को इतनी टाइट शेड्यूल में बांध के रख दिया है कि बच्चों को खेलने कूदने की उम्र है और आपने उन्हें इस तरह से बर्डन में बांध दिया है कि बच्चे वो चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाते आजकल जो वालिदैन हैं उनके जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बच्चों से वो बहुत बढ़ गए हैं। बच्चा इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, जी डॉक्टर बने, जी तो उसमें बच्चा स्कूल जाता, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाता, जी ट्यूशन से आने के बाद मौलाना पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद खेलने का टाइम ही नहीं रहता, फिर होमवर्क करना रहता उसका। तो इतना टाइट शेड्यूल हो तो गया ये है, एक तरह से आपको महसूस नहीं होता कि जहनी दबाव बहुत ज्यादा बहुत है ज़्यादा हो गया है बच्चों पर। और इसीलिए ये वाक़यात हो रहे हैं हमारे पास जी कि बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बिल्कुल सुसाइड के वाक़यात हो जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेशंस जो बच्चा क्या करना चाह रहा, जी वो पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए, जी बच्चा जी क्या बनना चाह रहा है। जी बिल्कुल हर किसी में अलग 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 होता है सलाहियतें होती हैं, बिल्कुल उन सलाहियतों से काम लेना चाहिए। टीचर्स को भी, टीचर्स ने भी उन सलाहियतों को जो है बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए बच्चे को उस फील्ड में। मुझे इस चीज का इल्म है कि आपको पढ़ने का और पढ़ाने का बहुत शौक है
तो जब भी आप अपने दोस्त व अहबाब से मिलती हो या किसी जानदार से मिलती हो तो वाकिफ होती हो तो किताबों के साथ वाकिफ होती हो। आपको किताबें लोगों को देना तोहफे में बहुत पसंद है, इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच नहीं कहूँगी मैं, जी। मेरा एक मशगला रहा है जी जी पढ़ना। जी मेरे वालिद को बहुत शौक था पढ़ने का, जी हर किस्म की किताबें पढ़ते थे जी और बचपन से उनके साथ में रही। और जी। हमारी एक तायाजाद बहन थी, उनको भी पढ़ने का शौक था, हमारे बड़े भाई को भी पढ़ने का शौक था। जी तो जनरल किताबें हम लोग पढ़ते रहते थे। जी तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिसको किताबें उसके मिजाज के लिहाज से किताब अच्छा। दूँ उसको, हाँ वो किस मिजाज का है, तो जी कैसी किताबें पढ़ता है, जी तो उसकी तस्कीन हो। हाँ माशाल्लाह। हम्म। मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरह से मुझे अभी थोड़ी देर पहले हम जब ये शूट स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले मोहतरमा ने मुझे टोका कि मुझे उर्दू में पढ़नी चाहिए, उर्दू में लिखावट करनी चाहिए। तो उर्दू से आपकी इतनी मोहब्बत है, इसके पीछे की क्या बात? मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, बिल्कुल मेरी तालीम उर्दू में हुई, जी बिल्कुल। तो इसलिए ज़ाहिर है कि मुझे कहीं ना मोहब्बत कहीं रहेगी। आपको लगता है कि उर्दू ज़बान खत्म होती जा रही यकीनन जैसे आप लोग रोमन में लिखते हैं ना, है? जी जी तो मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है। जी मैं हर एक को ये कहती हूँ कि जी। आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कीजिए। हाँ जी तो बिल्कुल। मेरी भी मैं कहीं न कहीं कहूँगी कि जैसा मैंने जो मेरी तालीम हासिल की, बुनियादी तालीम हासिल की वो भी उर्दू में ही की है, ठीक है? मगर कहीं न कहीं एक ये हम पॉइंट आता है जहाँ पर लाइफ़ का जब आप टर्न लेते हो तो उन्हें ज़बरदस्ती वो इंग्लिश में ही करना है। नहीं, ये तो देखिए, इंग्लिश तो आपको सीखना ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे बिल्कुल है। सीखना। लेकिन हमारी सकाफत की ज़बान उर्दू है, हमारी तहजीबी ज़बान उर्दू है, बिल्कुल, हमारा पूरा सरमाया इस्लाम का उर्दू में है, बिल्कुल। तो हमको तो उर्दू सीखना ही चाहिए। जी, ये जो बच्चे आजकल उर्दू से बेबहरा हो जा रहे हैं जी। इंग्लिश मीडियम की जी, वजह से, जी। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं बच्चे, तो वालिदैन उनको अरबी ज़रूर पढ़ा देते हैं जी, मौलाना को लगा के, जी। लेकिन उर्दू पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जी, जबकि वो मादरी ज़बान है हमारी, तो हम मादरी ज़बान तो हर एक को आना चाहिए। तो मैं एक वाक़या सुनाती हूँ आपको। हुँ, एक ट्यूटर के पास बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो वो बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे। हुँ, बच्चा मराठी में बात कर रहा था, तो ट्यूटर ने कहा कि आप मराठी में क्यों बात कर रहे हैं? आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। तो उसने कहा कि माझी मायबोली मराठी आहे। हुँ, जी। तो इतनी मोहब्बत रहती है जी, मादरी बिल्कुल। ज़बान से, लेकिन हाँ, हम मुस्लिम हाँ, माशरे में देख रहे हैं कम्युनिटी में इतना वो कि हमारे बच्चे फ़ख्र से कहते हैं, हुँ, मैं कॉन्वेंट का हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। लाइव आप देखे हुए हो, लाइव मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कहीं न कहीं हमारी जो आज की नून नस्ल है जनरेशन वो इस चीज़ से बहुत ना, ज़्यादा दूर होती जा रही है। उन्हें उर्दू पे फ़ख्र ही नहीं है। नहीं, नहीं, हालाँकि उर्दू ज़बान जब हम सुनते फ़ख्र हैं नहीं, शर्मिंदगी है। जी, उर्दू ज़बान जब हम सुनते हैं, उर्दू ज़बान जब हम लोगों को लगता है कि उर्दू ज़बान सिर्फ़ शायर, शेर, मुशायरे तक वाक़िफ़ है। लेकिन आप देखिए कि उर्दू में जब वो हिंदी में तकरीर करते हैं लोग, जी, मराठी जी। में भी तकरीर करते हैं या जी, इंग्लिश में भी तकरीर जी, करते हैं, बिल्कुल। उसमें उर्दू शेर ज़रूर रहता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। लोग ये चीज़ को समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि उर्दू ज़बान असल में क्या है। लोगों को उर्दू की ख़ास असलियत या उर्दू उर्दू की बुनियादी तालीम क्या है, वो चीज़ें भी पता नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे ये चीज़ जानना है कि जो बच्चों ने तालीम हासिल की है आपसे, वो बच्चे कहीं न कहीं अगर आपसे आकर मुलाकात करेंगे, आपसे वाक़िफ़ होंगे, तो आपका उनसे क्या जवाब रहेगा? जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पढ़ाए हुए तलबात आज बहुत से बहुत हो सकता है कि बहुत से बहुत हायर पोज़ीशंस पे होंगे या बुलंद ओहदों पे वाक़िफ़ होंगे। देखिए, हम स्लम एरिया में पढ़ाते थे, जी, जी, बिल्कुल। हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे बच्चों से जी, जी। कि बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, जी, ये बहुत आला ओहदों पर जी, पहुंच बिल्कुल। जाएंगे उस ज़माने में। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे आबादी यहाँ बढ़ती गई जी, और लोगों में बेदारी पैदा होती जी, गई, जी। तो बच्चे पढ़ते गए, हुँ, काफ़ी इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं। हुँ, और आपको ये जानकर मेरा ख्याल है मसरत भी हुँ, होगी और ताज्जुब भी होगा, हुँ। खान मुकिन खान मेरे पहले बेंच के स्टूडेंट हैं।
स्कूल के पहले बैच के स्टूडेंट है, मैंने उनको पढ़ाया 1 साल। माशाल्लाह। आज़ाद, मौलाना आज़ाद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जी आरिफ खान साहब मेरे स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह। मैं जानती हूँ कि आपने एक लंबा अरसा बाल भारती में अपना मतलब निस्ब करने में दिया है, तो आपका वो एक्सपीरियंस, जिस तरह से आपने काम किया, या आप अपना रिटायरमेंट के बाद भी वक्त दे रही है, इसके पीछे क्या सोचा? मुझे पढ़ने लिखने का तो हमेशा शौक़ रहा ना, बिल्कुल। और पहली बार मैं 1987 में उर्दू किताब के वहाँ पर किताब जो तैयार होती है उस पर एक वर्कशॉप होता है, तो सारे महाराष्ट्र से टीचर्स को बुलाया जाता है और उनके सामने किताब रखी जाती है, उस पर तनकीद राय जो भी टीचर्स करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसे वर्कशॉप्स में मुझे मौका मिला जाने का। वैसे मैं उर्दू की तो नहीं हूँ, मैं साइंस की हूँ। जी बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ। जी मैं वाकिफ हूँ। आप साइंस में महारत रखती है? नहीं, महारत तो नहीं रखती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा इल्म हासिल किया है मैंने। जी। तो जैसे न्यूटन से पूछा किसी ने कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, ये कितना तुम जानते हो, तो वो उन्होंने कहा कि मैं जो जानता हूँ वो तो बहुत कम है, मैं जो नहीं जानता वो बहुत ज़्यादा है। तो वैसे मेरा हाल है जी। तो बहुत कम जानती हूँ मैं। तो वो होता रहा, वर्कशॉप में जाती रही मैं। उसके बाद मुझे ट्रांसलेशन का मौका मिला साइंस की किताब का। माशाल्लाह। तो पहले 6th का किया मैंने, उसके बाद मौका मिलता गया मुझे और बड़ी क्लासेस का, और फिर मैंने किया वो। फिर एक वहाँ पर प्रोजेक्ट चलता है कि जो किताबें हैं उस पर उसका तनकीदी जायज़ा लेना रहता है। अच्छा। कोई एक किताब आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त 8वीं की साइंस की किताब पर का तनकीदी जायज़ा लिया था। तो वो प्रोजेक्ट मैंने किया है। उसके बाद होता रहा। उसके बाद जब ये नई कमेटी बनी 2013 में, तो उसमें उर्दू लिसानी कमेटी में मुझे लिया गया। तो मैं उर्दू लिसानी कमेटी में थी। तो फिर तो लिंक इतना हो गया था कि फिर हमेशा साइंस की जो किताबें होती थी तो उसका ट्रांसलेशन, उसका रिव्यू, तो स्क्रूटनी, ये हम लोग करते थे। और भी ग्रुप रहता है पूरा, मतलब 2-3 लोगों का ग्रुप रहता है। लेकिन तो ये चलता कैसा है काम? जैसे बाल भारती के लिए अभी आपने जिस तरह आप काम करती हो, लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। लोग सिर्फ किताब देखते हैं। जब भी हम भी जब स्कूल में थे, वो टाइम पर हम पढ़ते थे कि बाल भारती, मगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वही नहीं पता है। बच्चों को भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता है। किताबें वहाँ तरतीब दी जाती हैं, फिर छपाई जाती हैं। तो तरतीब जब दी जाती हैं तो उसमें होता ये है कि कमेटी होती है, लिसानी कमेटी। लिसानी कमेटी के लोग बैठते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिसाले हैं, किताबें हैं, वो सब पूरी लाइब्रेरी बहुत रिच है वहाँ की, बहुत रिच लाइब्रेरी। तो वो लाकर वहाँ रख देते हैं। तो हम लोग जो कमेटी के मेंबर्स हैं, अभी कमेटी में तो बहुत बड़े-बड़े लोग रहे हैं यहाँ पर। शेख साहब, इसमें जावेद शेख, जेपी सईद साहब थे वहाँ पर। ये हमारे वली इमाम साहब, खान साहब मैंने कहा ना, वो भी थे वहाँ पर। तो ये लोग जो है, जो मेंबर्स रहते हैं वो किताबों को पढ़ते हैं। उसमें से वो वहाँ पर तय होता है निसाब के लिहाज से कि कितने औराक़ जो है, कितने सफ़ात, औराक़ नहीं बल्कि सफ़ात नस्र के लिए, कितने नज़्म के लिए दिए जाएंगे। तो सिलेक्शन होता है नज़्मों का और सबकों का, हम्द वगैरह सब। उसमें फिर और उसकी समझिश और स्क्रूटनी होती है फिर। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग सिलेक्शन की चीज़? हाँ, अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग कमेटी रहती है। लेकिन सब किताबें मराठी में ही छपती हैं सिवाय उर्दू के। उर्दू लैंग्वेज की किताब उर्दू में छपती है। बाकी तमाम किताबें मराठी में तरतीब दी जाती हैं और उसके बाद 8 ज़बानों के लोगों को वो ट्रांसलेशन की भेजी जाती है। 8 ज़बानों में किताबें छपती हैं। ट्रांसलेट करे बाद से बच्चों के लिए उसको छापा जाता है और छापे बाद में जब स्कूल में आती है। ये प्रोसेस से हम भी वाकिफ नहीं थे। अभी आपके ज़रिए ये चीज़ की मालूमात हासिल हुई है।
मुझे आप ये बताइए कि साइंस जिसमें मैं आप कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि आप बोलेंगे ही क्या महारत नहीं रखती, बट मेरे नज़र में आप महारत रखती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि साइंस में दिलचस्पी लोग, मैं जानती हूँ कि साइंस हम पढ़ते हैं या सोलार मॉडल्स देखना पसंद होता है लोगों को। आपने आपको क्या चीज़ इंस्पायर की है या जिस चीज़ की वजह से आप साइंस की तरफ रुझान? नहीं, बचपन से मुख्तलिफ जो किताबें हम पढ़ते थे, खासतौर पर उस वक्त खिलौना एक पर्चा आता था। खिलौना। खिलौना अच्छा, हमारे दौर में बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया तो अब आ जी रहा है, जी वो जी तो जी बहुत जी लेटेस्ट है। जी जी। खिलौना आता था, हाँ। वो उस पर लिखा हुआ होता था 8 से 80 साल के बच्चों के लिए। अच्छा, 8 से 80 साल के बच्चों के लिए आप जी। आप अपने वालिद से भी करके करेंगे तो बताएंगे। जी। तो खिलौना में मैं जब पढ़ती थी जी। तो मुझे ऐसी कहानियां ही अट्रैक्ट करती थी जो साइंस से करीब हैं। अच्छा। जी। फिर मैं बड़े भाई से डिस्कस करती थी, हम्म। तो बड़े भाई जैसे मेरे दोस्त थे वो, हाँ। तो वो भी साइंस, उन्होंने भी साइंस लिया था, माशाल्लाह। मैथमेटिक्स और साइंस लिया था जी। उन्होंने। तो रुझान उधर हो गया है साइंस। साइंस की तरफ। जी। चलिए, आज हमने हमारे औरंगाबाद के झरोकों में मुलाकात की है मोहतरमा कमर शरीफ से। यहाँ रोकना चाहूंगी मैं जी जी जरा आपको, थोड़ा सा मैं जिक्र जो है हमारी सोसाइटी का और बिल्कुल, हमारे स्टाफ का बिल्कुल करना कर चाहूंगी। सकती हूँ। मैं कहीं ना कहीं कि आपने जिस तरह के चैलेंजेस हालात का में सामना चैलेंज, किया, हालात का सामना किया, मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त पर आपके पीछे आपका ढाल बनकर या आपकी सपोर्ट बनकर हाँ, आपको किसने सपोर्ट किया और आपने उस चीज का सामना किस तरह से किया? उस वक्त सबसे ज्यादा जिसने सपोर्ट किया वो मेरी सोसाइटी के हजरात थे, जी। बुजुर्ग लोग। जी। उनका ये कहना था कि आपकी शिकायत अगर नहीं आई तो हम समझेंगे कि आप काम नहीं कर रहे। जी। शिकायत आई तो हम समझेंगे काम हो रहा है। अच्छा। काम करने वाले की शिकायत आती है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो मुझे उससे एनकरेजमेंट मिलता था। अच्छा। तो सोसाइटी सबसे ज़्यादा उसने सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद जो है, जो स्टाफ मेंबर्स थे मेरे, जी। मेरी जो टीम थी, जी। वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थी और बहुत ज़्यादा मेहनती जज्बे से काम करने वाली थी। तो इसलिए ये सब मराहिल बड़े बड़े आसानी से मैंने तय कर ली जी। और तो बहुत आसानी से मैंने इन मराहिल को तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई वाक़या है जो आपको याद है कि उस टाइम पर आपको ये एक तरह से मुसीबत बनकर सामने आ गई थी, जिस तरह आप बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, मगर कभी-कभी ये होता है वालिदैन का ज़हन बहुत ज़्यादा अजीब होता है बच्चों को दरपेश करने के लिए या उन्हें सँभालने के लिए? नहीं, वो चैलेंजेस तो आए हैं। जी। पेरेंट्स का कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं के बराबर था, क्योंकि बेदारी ही नहीं थी। जी। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन था वो। जी, जी। तो उनका घर का पहला बच्चा पढ़ रहा था। हाँ। घर का पहला बच्चा पढ़ रहा, तो कोई आना और देखना, बच्चों के ताल्लुक से कोई पेरेंट्स आते नहीं थे, बुलाने पर भी नहीं आते अभी थे। जैसे आप पेरेंट्स मीटिंग होती मीटिंग है, वगैरह कुछ नहीं ले सकते थे हम, कुछ नहीं। कुछ नहीं ले सकते थे। लेकिन लड़ने के लिए आते थे अगर हाँ। कभी बच्चों को सजा दी गई अच्छा। या कभी होमवर्क के लिए सख्ती की गई, जी। तो तो उस उस वक्त बराबर वो या एडमिशन नहीं मिला, एडमिशन क्लोज हो जाता था। हमारे पास तो काफी रश रहता है जी, एडमिशन जी, का। जी, उस वक्त आते थे, लेकिन उसको भी हमने फेस किया। जी। टीचर्स भी काफी सपोर्टिव थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एज इज द हेडमास्टर सो द स्कूल। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज इज द सोसाइटी जी। एंड द स्टाफ सो इज द स्कूल। ये पूरा क्रेडिट जो है सोसाइटी और हमारे स्टाफ को जाता है। और इस दौरान जो मैंने काम किया है, तो उस दौरान स्कूल को ये सब की सपोर्ट की वजह से जी। स्कूल को इंसेंटिव ग्रांट मिली, स्कूल को कई अवार्ड्स मिले, जी। स्काउट गाइड के अवार्ड्स मिले और माशाल्लाह से स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और अब गुज़िश्ता 2022 में या 23 में अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडो अमेरिकन की, तो वहाँ वो लोग पूरे तकरीबन स्कूल्स जो चाहते थे वो अच्छे स्कूल्स के सर्वे किया उन्होंने और हमारे स्कूल का भी सर्वे किया। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये स्कूल स्लम एरिया में है। अब तो स्लम एरिया तो ख़त्म हो गया समझिए,
लेकिन बच्चे पसमानदा हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ सिर्फ हाई स्कूल की बता रही हूँ मैं आपको, 2000 के करीब है, 5 तो सब पूरे स्कूल की 3,500 है। 5,500 एक प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी से लेकर कितने बच्चे आते होंगे क्लासरूम में? 60 एवरेज पकड़िए आप जी, एवरेज 60 जी। पकड़िए। और टीचर्स जो है जी 120 के करीब। माशाल्लाह। और तो वहाँ यहाँ भी सर्वे किया उन्होंने और हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ उसमें। तो मैनेजमेंट को उन्होंने 1 लाख रुपये का चेक दिया, जी 1 लाख रुपये का चेक जी। दिया। तो आमतौर पे ये देखा है मैंने कि आजकल वो तिजारत का ज़माना है, बिल्कुल। तिजारती माहौल बन गया है, स्कूल भी उसी लिहाज से खोले जा रहे हैं। हाँ, सही बात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सुनकर खुशी भी होगी, ताज्जुब भी होगा और शायद कौम के लिए आपका सर भी फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी ने उस 1 लाख रुपये में हम सबको जी जो है फेलिसिटेट किया माशाल्लाह। और उसके लिए हमको जो है अवार्ड दिया। माशाल्लाह। बहुत सब बहुत पूरे मुबारकबाद आपको अवार्ड के लिए। तो पूरे जो रिटायर्ड टीचर्स थे जी तो जी बोले ये क्रेडिट, और उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट सोसाइटी को नहीं जाता, जी। ये क्रेडिट टीचर्स को जाता है कि बिल्कुल, हमारा बुनियाद तो आप लोग ही है। टीचर्स जी। की वजह से जी मुझे हमको ये सब अवार्ड मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और आज भी सोसाइटी वो बुजुर्गों की तरबियत याफ्ता लोग है माशाल्लाह। वहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह। मैनेजमेंट चला रहे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। जी। तो एक हमारी तरह से आपने ट्रेनिंग ही दी है। नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी, ट्रेनिंग हमने ली है लोगों से, जी जी उनके बुजुर्गों से हमने ट्रेनिंग ली है। जी तो अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो जी सोसाइटी के लोग, जी तो पहली बार जब वो ऑफिस में दाखिल हुए तो मैं उठकर खड़ी हो गई और हट गई बाजू। जी तो हमारे उस वक्त के चेयरमैन ने कहा हाँ, आप अपनी चेयर नहीं छोड़ना, हाँ, किसी के लिए चेयर नहीं छोड़ना, आप अपनी चेयर पर बैठिए। हाँ, और वो लोग मेरे सामने बैठे, मैनेजमेंट के लोग मेरे हाँ। सामने बैठे। वाह माशाल्लाह। तो आज कम उम्री में आपने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जी। अल्लाह का बड़ा कर्म शामिल रहा, बहुत बड़ा कर्म रहा अल्लाह का। उसके बाद जो है मेरे वालिदैन जी की समझिए कि तरबियत रही, मेरे टीचर्स की तरबियत रही, माशाल्लाह। और हक के लिए कभी पीछे नहीं हटना। ये उन्होंने कहा कि हक बोलना, जी हक हासिल करने के लिए नहीं, जी 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 बिल्कुल, हक बात कहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। जी तो चलिए ये मैं आज भी यही चाहती हूँ कि टीचर्स में भी यही जज्बा पैदा हो और टीचर्स में भी जो है सच्चाई हो, और वो भी हक बात कहने के लिए पीछे ना हटें और अपने उसूलों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। न टीचर्स करें, न एचएम करे, कोई भी ना करे। बहुत बहुत ज़रूरत थी ये बात की जो आपने अभी कहा है। जी। ये मैसेज मैं चाहूँगी कि हमारे आजकल के असातिज़ा और जो डिपार्टमेंट संभालते हैं ख़ास तौर पर वो लोग जाने समझे, जो बात की है उस पर गौर व फ़िक्र करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त निकालने के लिए। और आज हमने हमारे औरंगाबाद के झरोकों में मुलाकात की है मोहतरमा कमर शरीफ से। और याद रखिए कि साइंस के अलावा दूसरी चीज़ भी है, मगर आप साइंस से अगर आप दिलचस्पी रखोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं शायद आप कमर मोहतरमा की तरह आगे बढ़